नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सफलता की सीढ़ी में। दोस्तों, आज की ये वीडियो है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा प्रथम प्रश्न पत्र है दोस्तों। व्याख्या सहित आज हम प्रश्न पत्र फर्स्ट को कराएंगे। ये दोस्तों 2 दिसंबर 2019 की प्रथम पाली में दोस्तों ये पेपर हुआ था और इसमें जो संशोधित जो उत्तर हैं उस पत्र के साथ में ये हम व्याख्या के सहित इस प्रश्न को हल करेंगे। और दोस्तों ये पहला सेट है और आपको पता होगा कि पेपर फर्स्ट के कई सेट होते हैं, तो वो सारे के सारे सेट दोस्तों हम आपको यहाँ पर कराएंगे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें जो हम आपको प्रश्न पत्र दिखा रहे हैं दोस्तों व्याख्या सहित, इसमें एक विशेष बात ये है कि इसमें जो यूनिट वाइज है, यानी कि जो पाठ्यक्रम वाइज दोस्तों प्रश्नों को यहाँ पर रखा गया है, यानी कि अध्यायवार प्रश्न संख्या को रखा गया है, कौन से कितने प्रश्न हैं। जैसे अगर हम बात करें शिक्षण अभिवृत्ति की तो 7 प्रश्न आए हैं, शोध से 6 आए हैं, बोध से 5 आए हैं, संप्रेषण से 2 आए हैं, गणित और तर्क से अभिव्यक्ति से 5 आए हैं, युक्त से दो आए हैं, आंकड़ों की व्याख्या से 5 आए हैं, सूचना और संचार से 7 आए हैं, और लोक विकास और पर्यावरण से 6 आए हैं दोस्तों, और उच्च शिक्षा प्रणाली से 5 प्रश्न आए। इस प्रकार से दोस्तों यह प्रश्नों का ये क्रम भी मैं आपको बता दूं इसके इस यूनिट में कैसे कैसे प्रश्न आए। ठीक है सर, तो दोस्तों फिर बिना देरी करते चलते हैं हम प्रथम प्रश्न पत्र पर। तो दोस्तों पहला प्रश्न है इस प्रकार से, मैं आपको प्रश्न को थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ऐसे है, विमर्श चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं संबंधित हैं। तो ऑप्शन ए, शिक्षक द्वारा तथ्यों तथा सूचनाओं की व्यवस्थित तथा अनुक्रमिक प्रस्तुति से समस्याओं तथा उसके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्व संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से। और तीसरा है दोस्तों, छात्रों द्वारा तथ्यों को स्पष्ट किए जाने तथा उसकी व्याख्या किए जाने से। चौथा है, शिक्षक द्वारा ठोस तथ्यों की प्रस्तुति एवं कार्यान्वयन अनुक्रम से। दोस्तों सही आपको देखना है इसमें, तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन 2 है। विमर्श चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित बुनियादी आवश्यकताएं से संबंधित होती है दोस्तों, वो है समस्या तथा उनके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों की अन्वेषण और तत्व संबंधी व्याख्या से सहायता प्रदान करने से। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका सही आंसर हो गया और मैं इसका आपको इसकी व्याख्या भी दिखाई था दोस्तों। व्याख्या दोस्तों इस प्रकार से है, विमर्शी चिंतन स्तर पर शिक्षण के आयोजन हेतु अपेक्षित आवश्यकताएं, समस्याओं तथा उसके समाधान की प्रक्रिया में छात्रों को अन्वेषण और तत्व संबंधी व्याख्या में सहायता प्रदान करने से संबंधित है। विमर्शी स्तर शैक्षणिक विचारों में गहरे अध्ययन, चिंतन तथा मनन के लिए पूर्व अर्पित ज्ञान, तथ्यों और सामान्यीकृत निष्कर्षों, विचारों, सिद्धांतों में अपेक्षित परिवर्तन लाए जाते हैं तथा नई सूझबूझ विकसित की जाती है। अतः विमर्शी स्तरीय विचारों के आदान प्रदान में क्रियान्वितकारी अन्वेषण की संभावना अधिक होती है, इसलिए ऑप्शन 2 इसका सही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या दूसरा है दोस्तों, एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि में से निम्न में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार का क्या है। तो दोस्तों शिक्षण व्यवहार में हम पहला बताएंगे, शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के प्रयोजन से शिक्षक द्वारा की गई टिप्पणी। दूसरा है, शिक्षक द्वारा विषय वस्तु या प्रक्रिया आधारित प्रश्न पूछा जाना। और तीसरा है, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संतृप्त किया जाना। और चौथा है, छात्रों के विचार तथा से योगदान का उपयोग किया जाना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है उसका सही आंसर ऑप्शन 3 है दोस्तों। प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि में निम्नलिखित शिक्षक होने की दृष्टि में दोस्तों अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना, यह इसका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर ऑप्शन 3 है दोस्तों। मैं आपकी इसकी व्याख्या दिखा देता हूँ दोस्तों। इसकी व्याख्या इस प्रकार से, शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने से में पूरी तरह संलिप्त है या उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त अवसर एवं सहायता मिल रही है। और यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि जब संसाधनों का प्रबंध प्रभावी ढंग से और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के स्पष्ट प्रयोजन के साथ किया जा रहा हो, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल तथा सक्षम बनाने के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है, जिसमें कि कुछ इस प्रकार हैं, जैसे स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन, और दूसरा विद्यार्थी की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान, और उचित समूह निर्णय तथा स्थानीय सहायक समीक्षा प्रणाली यानी कि TLM। ठीक है दोस्तों, तो ये TLM और ये सब महत्वपूर्ण है दोस्तों। उचित समूह निर्णय, तो आगे
प्रश्न इस पर भी आधारित पूछा सकता है, तो आप यहाँ पर ध्यान रखें। इसलिए दोस्तों ऑप्शन 3 जो था इस प्रश्न का वो सही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार से है, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण होता है। ठीक है, तो इनमें से ऑप्शन है असंचरित, ठीक है, अनस्ट्रक्चरल जिसे कहते हैं, स्वयं विनियामक यानी कि सेल्फ रेगुलेटरी, अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल, और संचरित और आवृत्तात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल एंड इंटरेक्टिव। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन का ऑप्शन आपको दिख ही रहा, आंसर 4 इसका सही ऑप्शन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन 4 सही है। व्याख्या में इसकी दिखाया था दोस्तों। व्याख्या इस प्रकार है कि दूरवर्ती शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा का सम्मिलित रूप है। दूर शिक्षा क्या है दोस्तों, किसका सम्मिलित रूप है? दूसरी शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक एवं औपचारिकेतर शिक्षा का सम्मिलित रूप होती है, जिसे मुक्त शिक्षा संचार यानी कि मध्यम शिक्षा आदि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। दूसरा, दूरवर्ती शिक्षा प्रकारता में अनुदेशात्मक संप्रेषण प्राय संचरित और आवृत्त्यात्मक होता है। दूरस्थ शिक्षा अंशकालिक होती है, विद्यार्थी घर बैठे ही ज्ञानार्जन प्राप्त कर सकता है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी की रुचि और आवश्यकता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। दूरस्थ शिक्षा में पाठ्यक्रम पूरा करने की कोई समय सीमा नहीं होती। इसमें सहायक उपकरणों जैसे यथा रेडियो, दूरदर्शन, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, सीडी, फिल्म, पत्राचार माध्यमों का प्रयोग होता है। यह शिक्षा प्रणाली जन शिक्षण प्रणाली कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो दूरस्थ में दोस्तों हम जो आपको ये वीडियो बनाकर दे रहे हैं दोस्तों, आपको जो क्वेश्चन कराते हैं, तो दोस्तों ये भी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत ही आती है। ठीक है। होमवर्क के अनुसार दूरवर्ती शिक्षा में खुले अधिगम को संप्रेषण के विभिन्न माध्यमों तथा शिक्षा तकनीकों के द्वारा संपादित किया जाता है। विभिन्न संप्रेषण माध्यमों के द्वारा छात्रों के लिए अधिगम सामग्री भेजी जाती है और उसका आवंटन उसके द्वारा उपलब्ध किए गए स्थान तक प्रेषित की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसमें दिया गया है। दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, तो दोस्तों अब यहाँ पर आप और भी देख लेंगे किस किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 है। 4 इस प्रकार है, एक शिक्षक अपने छात्रों से कहता है कि जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण किसका संकेत करता है? ठीक है, यानी कि टीचर टेल्स हिज स्टूडेंट व्हेन यू लर्न दिस यू विल बी एबल टू कैरी आउट योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट डज इट कम्युनिकेशन सजेस्ट। तो दोस्तों कई बार मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कई बार कुछ चीज़ें हम भले ही हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और मैं हमेशा हिंदी मीडियम की ही वीडियो बनाता हूं और हिंदी सेकंड पेपर में हिंदी का ही दोस्तों कोचिंग कराता हूँ, आप सबको पता ही है। लेकिन कई बार कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जिनके लिए हमें इंग्लिश के शब्दों को भी देखना पड़ता है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, आप इंग्लिश के वर्डों को देख सकते हैं और इंग्लिश के वर्ड ही मान्य होते हैं, ये आपको पता होगा। तो ऑप्शन 1 है दोस्तों रुचि निरंतरता, ऑप्शन 2 है स्पष्ट सलाह, ऑप्शन 3 है संभाव्य संकट, ऑप्शन 4 है सकारात्मक प्रबलता। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है सकारात्मक प्रबंधन। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। छात्रों में शिक्षक जब कहता है, इस बात की बात करता है, तो वहाँ पर संप्रेषण होता है, वो होता है सकारात्मक प्रबंधन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉरी, अभी तो 4 की व्याख्या हम आपको बताएंगे। 4 की व्याख्या पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की व्याख्या है, ऑप्शन 4 ठीक था। एक शिक्षक अपने छात्र से कहता है जब आप यह सीख लेते हैं तो आप अपनी परियोजना को करने में सक्षम होंगे। यह संप्रेषण सकारात्मक प्रबंधन का संकेत है, यानी कि सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव सोच है। ठीक है दोस्तों, सकारात्मक प्रबंधन का या प्रबंधन को धनात्मक प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। अब मैं आपको यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता दूँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, आपको सबको पता है, चाहे पेपर फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो, शब्दों का हेर फेर होता है। तो दोस्तों इस बार क्वेश्चन रिपीट हो सकता है और यहाँ पर सकारात्मक प्रबंधन की जगह ऑप्शन में धनात्मक प्रबंधन ऑप्शन दिया जा सकता है। दोनों का मतलब एक ही है। और दोस्तों अब मुझे जैसे ही समय मिलेगा, इस प्रकार के कई सारे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ शब्दों का हेर फेर किया गया है, वो भी मैं आपके सामने वीडियो बनाकर जल्द ही प्रस्तुत करूँगा। पहले एक बार मैं 2019 के पेपर को सॉल्व कर लूँ, उसके बाद। ठीक है, तो सकारात्मक ये प्रश्न कई सारे दोस्तों आते हैं जिनमें कई बार सिर्फ शब्दों का मीनिंग बदल जाता है, पर्यायवाची शब्द दोस्तों रख दिए जाते हैं और क्वेश्चन जो कि त्यों वही होता है। सकारात्मक प्रबंधन को धनात्मक भी कहा जाता है दोस्तों, और धनात्मक प्रबंधन वह उत्तेजक या उद्दीपक है जिसको यदि परिस्थितियों से जोड़ दिया जाए
तो वह अनुक्रिया होने की संभावना को दर को बढ़ा देता है। जैसे कोई छात्र कक्षा में रोज पाठ याद करने का आता है, इसलिए उस छात्र को कक्षा का मॉनिटर बना दिया जाए, जिससे वो अपना पाठ लगातार करता रहे। और इस उदाहरण में पाठ याद करना एक अनुक्रिया है, जिसकी होने की दर से बढ़ाने के लिए वातावरण में मॉनिटर नाम का उद्दीपक जोड़ दिया जाता है, जो एक धनात्मक पुनर्वलन का काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन सिद्धांत कौन है? छात्रों और शिक्षकों दोस्तों दोनों के लिए। ठीक है, तो क्या है? एक है अतिशयोक्तियों पर बल, है नी, और दूसरा है विशेषणों का उदारतापरक उपयोग। ठीक है, और सी है स्पष्टता यानी क्लैरिटी, स्पष्टता। डी है संक्षिप्तता, ई है परिशुद्धता, और एफ है जटिल वाक्यों का उपयोग। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कूट अवश्य दिया होगा। देखते हैं कूट में क्या सही है और क्या गलत है, यानी कि कौन कौन से सही हैं और कौन कौन से गलत हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, यानी कि सी। यानी कि सी जो है दोस्तों स्पष्टता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए, और ई मतलब परिशुद्धता, यानी कि 3 चीज़ होनी चाहिए दोस्तों, क्लैरिटी और कंसाइनेस और करेक्टनेस। ठीक है, ये 3 चीज़ होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं ऑप्शन का आंसर क्या है। ऑप्शन 3 ही ठीक है दोस्तों। ऑप्शन 3 का मतलब मैं यहाँ पे व्याख्या दिखा देता हूँ। छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी प्रभावी लेखन के सिद्धांत निम्नलिखित है। उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए और परिशुद्धता होनी चाहिए। किसी भी भाषा में लेखन का अर्थ है मन के विचारों को कागज पर अंकित करना। लेखन के 2 पहलू होते हैं दोस्तों, एक होता है संगठन और एक होता है लिप्यंतरण। तो एक सचिवीय भूमिका जिसमें इस बात पर ध्यान देना शामिल होता है कि लेखन किस प्रकार प्रस्तुत किया जाए ताकि दूसरे लोग उसे पढ़ें और समझ सकें। इसमें हस्तलेखन, स्पेलिंग, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट जैसे पहलू शामिल हैं। तो लिप्यांतरण में लेखक एक अंतिम ड्राफ्ट से एक पूर्ण आलेख तक कार्य कर सकता है। एक लेखन भूमिका जिसमें विचार करना, लिखित पाठ्य वस्तु के स्वरूप को तय करना, कविता, कहानी, रिपोर्ट, रेसिपी, निर्देशों की समूह आदि की तथा इसके बारे में सोचना शामिल होता है। और मसौदा यानी कि एक ड्राफ्ट तैयार करना संगठन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इसकी व्याख्या बहुत ही सुंदर और अच्छी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से है, नीचे दी गई सूची में उन कारकों को पहचान कीजिए जो किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करता है। दोस्तों ध्यान रखना, सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध को शिक्षण से प्रभावित करता है, ये देखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर। इस प्रकार से इसके कूट हैं, जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता हो, कक्षा के साथ साथ संस्था के विचारों और साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं देता हो, छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षक की निपुणता और संस्थात्मक कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। ठीक है, और 5वां है दोस्तों शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। तो ये इसके हैं दोस्तों ऑप्शंस, और सही कूट आपको चुनना है दोस्तों। कूट इस प्रकार से हैं, आप ये देख सकते हैं। तो ऑप्शन 4 इसमें सही है दोस्तों, सेकंड और फोर्थ। यानी कि सेकंड और फोर्थ का मतलब दोस्तों मैं आपको बता दूं, सेकंड का मतलब कक्षा के साथ साथ संस्था के विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा की संभावना, और फोर्थ संस्थात्मक कक्षा में सकारात्मक प्रवणन का बार बार उपयोग करना। यह इसका सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड और फोर्थ। मैं आपकी इसकी व्याख्या दिखाता हूँ दोस्तों। कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावात्मक परिवेश विद्यार्थियों के अधिगम पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। शिक्षण की गतिविधियां उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं जब वे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यवहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ते हैं या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशल को विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ते हैं। किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्न होते हैं दोस्तों। अब ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन अगर आगे आता है तो यहाँ पर आप कर लें। एक, कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा हेतु संभावनाएं। दूसरा, संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार प्रयोग। और तीसरा, कक्षा एवं संख्या को समावेशी परिवेश के रूप में विकसित करना। ठीक है, तो दोस्तों अगली बार तीसरा ना आ जाए, अब ध्यान रखिएगा, भूल लेना है। तीसरा वाला क्वेश्चन में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 इस प्रकार से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से मद और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं? तो ऑप्शन है टी सोमेलियर, प्राच्य भाषाएं, स्पा प्रबंधन, संकरालय विज्ञान, तुलनात्मक भाषाएं। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 7, और आपको इसके क्वेश्चन के कोड में आपको दिखाता हूँ जो कि इस प्रकार से हैं दोस्तों। ये है ऑप्शन दे रखे हैं और इसका सही आंसर ये है क्वेश्चन नंबर 3,
यानी कि व्याख्या है निम्नलिखित घटक और पारंपरिक अधिगम कार्यक्रमों के घटक हैं, जो कि सोमेलियर, स्पा प्रबंधन और संग्रहालय विज्ञान, ये 3 जो हैं वो पारंपरिक अधिगम प्रयोग के घटक हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये 7 इस यूनिट से 7 आए हैं। दूसरी यूनिट जो है दोस्तों वो है शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति से दोस्तों क्वेश्चन 6 आए थे, है ना। अब वो मेरे को लगता है कि हमें अब क्वेश्चन यही समाप्त कर देनी चाहिए वीडियो। शोध अभिवृत्ति के जो क्वेश्चन है दोस्तों वो मैं अपनी दूसरी वीडियो दूसरे पार्ट में इसकी बना के दूंगा। इसमें इतना काफ़ी, ये काफ़ी सुंदर और अच्छी किताब है दोस्तों। आप लोग चाहें तो आपको अगर ये किताब चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों मेरे नंबर पर। मेरा नंबर ये है, आप ये इस नंबर से मुझसे संपर्क करके ये बुक्स मंगा सकते हैं। बहुत ही सुंदर और अच्छी बुक है दोस्तों। ठीक है। 9999233771 ये मेरा नंबर है। आप चाहें तो ये बुक मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, हमारी हिंदी की दोस्तों क्लासेस चल रही है सेकंड पेपर की, और हम एश्योर गारंटी के साथ क्लासेस कराते हैं। नेट क्वालिफाई नहीं हुआ तो मनी बैक गारंटी हम देते हैं दोस्तों। तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए भी इस नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।